हाय एवरीवन, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.37। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है। जो भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो बेसिक ज्ञान है, उसके बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन याद होना जरूरी है, हमें इलिप्सॉइड का इक्वेशन याद होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बेसिक अगर एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन लिखना आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल हम लोग लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल बेसिक लॉजिक से हम लोग इसको इजीली प्लॉट कर लेंगे। देखेंगे किस तरह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से प्लॉट कर सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ हाइपरबोलॉइड इक्वेशन, इलिप्सॉइड इक्वेशन, बड़े इक्वेशंस। नथिंग इज रिक्वायर्ड, नो प्री रिक्विजिट्स। देखो किस तरह से इसको हम लोग अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। द पोटेंशियल ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द फॉर्म दिस। एक पोटेंशियल फंक्शन हमें दिया हुआ है, ए बी आर कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, जो कि फर्स्ट पार्ट है, बहुत ही इजी है, इसको हम लोग करते हैं पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई आई कैप माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई जे कैप माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई के कैप। ठीक है, इस तरह से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमें करना आता है। और फंक्शन हमारे पास में ऊपर इस तरह से फाई का फंक्शन दिया हुआ है। तो देखो इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया। मैं माइनस एक काम करता हूँ, मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ। एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू हो जाएगा 2ax, ठीक है, प्लस 2ax आई कैप प्लस 2ay जे कैप प्लस 2bz के कैप। तो बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाती है। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हम लोग देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ वेक्टर हो गया। ये कितना आ जाएगा, सबका स्क्वायर कर दो, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक वेक्टर का इक्वेशंस है, तो ये तो हमें आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिखना हमें आता है। अब हम लोग एक एक देखेंगे। इसमें जो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, व्हाट शेप द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना फाई का, फाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये किस तरह का शेप बना रहा है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल, ये पोटेंशियल का इक्वेशन है। तो इक्विपोटेंशियल का सरफेसेस है, उनका शेप किस तरह से बनेगा वो हम लोग देखेंगे, जिसमें अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, ए और बी पे अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो फाई ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, इसको हमें प्लॉट करना है वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हमारे पास में है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अगर मैं बोलूं इस फाई को मैं रीअरेंज करता हूं, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए तो ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं, फाई को इधर ले आओ और डिवाइड कर दो। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए। ठीक है, ए को मैं नीचे ले आया और फाई को इधर ले आया, ये फाई को मैं इधर नीचे में ले आया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से वाई स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन फाई बाई बी एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो कुछ इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को चलो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट फाई बाई ए, अगर हम लोग बोले फाई बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं ना, रूट ऑफ फाई बाई ए का होल स्क्वायर, इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब समथिंग का, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख देते हैं, रूट ऑफ फाई बाई ए का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ फाई बाई ए को मैं एक दूसरा कांस्टेंट इसमें दूसरा कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज वो हम लोग बोल देते हैं सी। तो दिस इज सी स्क्वायर, बेसिकली एक कांस्टेंट स्क्वायर में, कांस्टेंट स्क्वायर के टर्म्स में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए चीज विजुअलाइज करना आसान हो जाए। तो इसको हम लोग बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन भी सी स्क्वायर है क्योंकि दोनों सेम है, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, इसको मैं फाई बाई रूट फाई बाई बी को एक डी ले लिया मैंने, तो डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं ना। इसमें लिखने का एक खास कारण है, अभी हम लोग उसको देखेंगे।
तो इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अब मैं अगर इसको प्लॉट करना चाहूं एक्स वाई जेड में, तो देखो एक्स वाई, वाई इधर मत रखो, वाई को चलो हम लोग इस डायरेक्शन में रखते हैं और जेड को ऐसा कुछ रखते हैं। ठीक है, इस तरह का मैंने अपना सिस्टम बनाया, एक्स वाई और जेड। अब एक चीज, इसको अगर हमें प्लॉट करना है ना, कभी भी इस तरह का कुछ ऐसा फंक्शन, रैंडम फंक्शन उठा के दे दिया जाए, उसको प्लॉट करना है, तो उसको सबसे पहले एक एक्सिस में तोड़ दो। एक एक्सिस में तोड़ने का मतलब, मैं अगर z को इस केस में 0 ले लूं, तो z को 0 लेने पे ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो z इक्वल्स टू 0 पे ये एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस विल बी c। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो एक हम लोग सर्कल बना रहे हैं इस तरह से, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको। और ये कौन सा प्लेन में है, ये सर्कल है एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अब मैं z को धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता हूं, तो अब क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। जब z 0 था तो इस सर्कल का जो रेडियस था दैट वाज c। ठीक है, अब z की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, इसकी जो, ये देखो ये रेडियस स्क्वायर है, बेसिकली इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये रेडियस स्क्वायर बनने वाला है। तो z जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, ये टर्म घटता जाएगा और घटता जाएगा, दैट मीन्स सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दैट टर्म भी घटता जाएगा। तो जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इक्वेशन तो सर्कल का ही रहेगा, z के अलग अलग वैल्यू के लिए ये सर्कल का ही इक्वेशन फॉर्म करेगा, बट सर्कल का जो रेडियस है वो कम होता जाएगा। मतलब z में जैसे जैसे मैं z को इंक्रीज करता जाऊं, ठीक है, जैसे जैसे मैं z को इंक्रीज करता जाऊं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, एक इस तरह का सिमेट्रिक सर्कल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सर्कल का जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जाएगा। और एक ऐसा वैल्यू आएगा जब z की जो वैल्यू है वो अगर d के बराबर हो जाए, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 बनाएगा, दैट मीन्स वो एक पॉइंट बनाएगा। तो एक पॉइंट को वहां रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल जिसका रेडियस डिक्रीज होता 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 एक पॉइंट जाएगा। उसी तरह से z की वैल्यू अगर मैं हम लोग कम भी करें, देखो z की वैल्यू ऊपर, z की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों केस में ये हमें एक सर्कल ही देगा। तो ऐसा समझो कि ये एक जैसे जैसे हम लोग z की वैल्यू बढ़ा रहे हैं या z की वैल्यू घटा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में जा रहे हैं, तो भी वही सिमेट्रिक बिहेवियर हम लोगों को मिल रहा है। तो हमें एक सर्कल जो है वो डिक्रीजिंग रेडियस का सर्कल हमें मिल रहा है। तो इसको नीचे भी हम लोग उस तरह से सिमेट्रिकली, हम लोग इसे नीचे भी सिमेट्रिकली इस तरह से बना सकते हैं डिक्रीजिंग रेडियस का, और एक जगह जाके वो z इक्वल्स टू माइनस डी पे भी वो 0 हो जाएगी, इसकी जो रेडियस होगी वो 0 हो जाएगी, और हमें जो एक देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का शेप एक देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना, ये सर्कल का रेडियस ऐसा ऐसा समझ लो, ये सर्कल का रेडियस ऐसा समझ लो, थोड़ा एग्जैक्टली नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रेडियस का होगा। और इसको अगर हम लोग जेड के हर एक वैल्यू के लिए अगर हम लोग इसको प्लॉट कर दें, तो ये कुछ इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, इस तरह का शेप बनेगा, हर एक जेड के वैल्यू के लिए हमें एक इस तरह की सर्कल 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 मिलेगी। ठीक है, और इस तरह के जो शेप को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड, अब मैं इलिप्स इसलिए बोल रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखना, अगर देखो ये एक्स स्क्वायर ये के नीचे जो सी स्क्वायर, सी और डी अगर इस केस में अगर बराबर हो जाए, सी और डी अगर बराबर हो जाए तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। सी और डी अगर पूरे में सेम हो जाए, देखो यहां से, तो क्या बन जाएगा, सी और डी बराबर हो जाएगा, मान लो सी और डी बराबर इक्वल्स टू सी हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। वो किसका इक्वेशन है, वो एक स्फीयर का इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अब एक स्फीयर में तुम कोई भी एक क्रॉस सेक्शन काटो, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन काटो, तो वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा एक स्फीयर में। लेकिन यहां पे अगर मैं एक ऐसा क्रॉस सेक्शन लेता हूं, मान लो एक मैं सपोज मैंने एक्स वाई प्लेन में ऐसा इसको काट दिया, ठीक है, ऐसा मैंने इसको कटिंग कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लेन में काटा तो ये एक सर्कल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसको सपोज वाई जेड प्लेन में काटा, इसको मैंने एक वाई जेड प्लेन में इस तरह से एक कट लगाया, अब मुझे ये क्या मिलेगा, देखो अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा, तो ये जो अगर ये शेप जो मिलेगा वो एक इलिप्स का शेप मिलेगा, वो एक सर्कल नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंशिएट करता है इसको, इलिप्स जो भी स्फीयर है ना उससे डिफरेंशिएट करता है। अगर
हमने इसको अलग अलग क्रॉस सेक्शन में काटा, तो एक क्रॉस सेक्शन हमें इलिप्स का क्रॉस सेक्शन मिलेगा, एक क्रॉस सेक्शन हमें सर्कल का क्रॉस सेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहां पर सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो एक हमें इस तरह का इलिप्स का क्रॉस सेक्शन इस तरह से मिल रहा है, और हम लोग बोलेंगे इस तरह के जो शेप है इसको हम लोग इलिप्सॉइड बोलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें हमने यहां पे क्या कंसिडर किया है, हमने एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें कंसिडर किया है कि फाई को हमने ग्रेटर देन 0 कंसिडर किया है। ऐसा क्यों भाई, फाई ग्रेटर देन 0 ही क्यों, लेस देन 0 क्यों नहीं? लेस देन 0 के लिए ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तुम एक चीज देखो, अगर फाई अगर लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है और बी ग्रेटर देन 0 है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है और बी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स इधर वाला टर्म जो है यहां से इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। जबकि हम लोग बोलेंगे कि फाई नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव है। तो फाई इसमें एक ही चीज सेटिस्फाई करेगा, फाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फाई ग्रेटर देन 0 के लिए, और अगर फाई इक्वल्स टू 0 लेना है तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट जो कि ओरिजिन पे होगा। तो हम लोग इसलिए यहां पे जो केस है वो सिर्फ फाई ग्रेटर देन 0 के लिए ही हमने कंसिडर किया हुआ है। लेस देन 0 के लिए इसमें कुछ सेंस नहीं बनता है, लेस देन 0 सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला कंडीशन हो गया, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। अब चलो नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं। इसमें बोला गया, देखो सेम इक्वेशन है, इसको हमें इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें प्लॉट करना है, और a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। ठीक है, तो सेम इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। चलो उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फाई बाई बी दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग केस बन सकता है। अभी ऐसा बोला गया कि a इज ग्रेटर देन 0 है और b इज लेस देन 0। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 है और b लेस देन 0 है, तो इसमें फाई के जो हमने पिछले केस में देखा था कि फाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, बट इस केस में फाई को हम लोग अलग अलग केस बना सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग हमारे पास प्लॉट बनेगा। तो हम लोग एक केस लेते हैं, पहला केस हम लोग लेंगे फाई इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0 एंड फाई इज ग्रेटर देन 0, और हम लोग देखते हैं कि किस तरह का शेप बन रहा है। तो अब अगर देखो कि यहाँ पे एक ही नेगेटिव है, b इज नेगेटिव, मतलब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में लिख दे, किया इसको एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको अब हम लोग रिप्रेजेंट करें, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ये अभी भी इसको उसी तरह से इंटरप्रेट करो। अगर मेरे पास जेड 0 है, अगर जेड 0 है तो वो मुझे एक सर्कल दे रहा है जिसका रेडियस है सी, तो वो पहले बना लो। जेड 0 होने पे ये मुझे एक इस तरह का सी रेडियस का एक सर्कल मिलेगा एक्स वाई और जेड में, इस तरह से। अब जेड की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे देखो इस सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगी। तो मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, एक सेकेंड, तो थोड़ा छोटा बनाया जाए। यहां से ये सपोज सी रेडियस का सर्कल है, और जैसे जैसे जेड इंक्रीज हो रहा है मेरा, ठीक है, जेड इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है या नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, जेड प्लस जेड है या माइनस जेड है, दोनों केस में मुझे सिमेट्रिक मिलेगा, और इसकी जो रेडियस है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ये हम लोग देखते जाते हैं, जैसे जैसे अगर हम लोग जेड बढ़ाते जाते हैं, इसकी जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो नीचे भी हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं, नीचे भी हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं, नीचे भी इस तरह से अगर हम लोग बना दें। अब इस शेप को अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें, इस शेप को अगर हम लोग, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे इस तरह के सर्कल्स बनेंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे इसके बीच में, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अभी। तो ये जो शेप है वो देखो किस तरह का शेप बन रहा है, यहाँ पे इस तरह का शेप बन रहा है कुछ अप्रोक्सीमेटली। ये किस तरह का शेप है भाई? ये तो कुछ बहुत ये हाइपरबोला का शेप को कंसिडर कर रहा है। हाइपरबोला दैट मींस ये जो इस तरह का जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलॉइड। हाइपरबोलॉइड, अब सिंगल शीट हाइपरबोलॉइड बोलते हैं इसको, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको समझ लो कि दिस इज हाइपरबोलॉइड शेप, सिंगल शीट बोलते हैं। और देखेंगे एक बार डबल शीट क्या होता है।
तो ये इसको हम लोग सिंगल शीट हाइपरबोलॉइड बोलते हैं। तुम लोग के केस में अगर तुमने हाइपरबोलॉइड बोल दिया तो बहुत है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में, इसमें बहुत सारे अंदर इस तरह के सर्कल्स, बहुत सारे जो सर्कल्स है जो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत सारे सर्कल्स हैं, जो बहुत सारे सर्कल्स इसके बीच में सर्कल्स होंगे अलग अलग रेडियस के, और वो अलग अलग रेडियस का सर्कल कैसे आ रहा है वो हमने यहाँ से इक्वेशन से देख लिया। तो ये केस तो हो गया फाई ग्रेटर देन 0 के लिए। अब चलो सेम केस हम लोग कंसिडर करेंगे, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, फाई लेस देन 0। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस के लिए, और हम लोग बोलेंगे यहाँ फाई इज लेस देन 0, ठीक है। अब सेम इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फाई बाई बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए ही है ना यहाँ पे, फाई बाई ए, और ये फाई बाई बी है, दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव, यहां से ये केस है हमारे पास में। अब b नेगेटिव है और फाई भी नेगेटिव है, मतलब जेड स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होने जा रहा है दैट इज पॉजिटिव, जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट विल बी पॉजिटिव, और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो हम लोग इसको कुछ इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दें क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस टाइम्स में माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि c की वैल्यू क्या है, c इज रूट ऑफ फाई बाई ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई बाई ए जो है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्म डाल दिया है, नेगेटिव टर्म बाहर निकाल दिया है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको एक काम करेंगे, हम लोग इस फॉर्मेट में कुछ लिख लेते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस इक्वेशन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई जेड। अब देखो z इक्वल्स टू 0, सेम उसी तरह के अगर हम लोग पैटर्न फॉलो करना चाहें तो z इक्वल्स टू 0 पे ये टर्म क्या आ रहा है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर तो इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्या ये इक्वेशन जेड इक्वल्स टू 0 के लिए सेटिस्फाइड है? नो, क्योंकि क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये पॉसिबल कैसा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में टर्म जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा और राइट हैंड साइड में जो टर्म बन रहा है वो पॉजिटिव टर्म बन रहा है, तो दैट इज नॉट फिजिबल। और ये कहां तक फिजिबल नहीं है, जहां तक z d के बराबर ना हो जाए। जहां पे z d के बराबर हो जाएगा उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी व्हेन z इक्वल्स टू d। तो z इक्वल्स टू d तक तो ये कर्व, इसका जो ग्राफ है वो बनने से रहा है, इसका प्लॉट नहीं बनेगा। z इक्वल्स टू d के बाद, z इक्वल्स टू d के बाद ये जो है वो सर्कल बनना शुरू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मेट में लिखते हैं चलो। तो z जैसे ही d से बड़ा होगा तो ये टर्म इधर वाली राइट हैंड साइड जो टर्म है वो पॉजिटिव होनी शुरू होगी, और z इक्वल्स टू डी पे ये क्या है, एक पॉइंट देगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, z इक्वल्स टू डी पे और उसके साथ साथ z इक्वल्स टू माइनस डी पे ये एक पॉइंट बनेगा। पॉइंट कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट आएगा। और जैसे जैसे उसके बाद अगर हम लोग z की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उससे फर्दर अगर हम लोग z की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, दैट समथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे जैसे हम लोग z को इंक्रीज करते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे z को इंक्रीज करते जाते हैं सर्कल की रेडियस ऊपर में बढ़ती जाती है, थोड़ी बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई, बड़ी होती जाएगी। उसी तरह नीचे भी बड़ा बड़ा करते हैं इसको, थोड़ी बड़ी हुई और बड़ी और बड़ी हुई और बड़ी हुई, इस तरह से बड़ी होती जाएगी। और इसको अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें, रफ स्केच अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरह का स्केच हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, देखो ठीक है, इस तरह का हमारे पास में प्लॉट आएगा। और इस प्लॉट को भी हम लोग हाइपरबोलॉइड ही बोलते हैं, दिस इज हाइपरबोलॉइड, दिस इज हाइपरबोलॉइड। एंड इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, डबल शीट हाइपरबोलॉइड, भूल जाओ, दिस इज हाइपरबोलॉइड, दिस इज ऑल्सो हाइपरबोलॉइड। इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। अब लास्ट केस हमारे पास में, अगर व्हाट इफ फाई इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल 0, 0 पोटेंशियल को हम लोग किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, फॉर द सेम कंडीशन a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0। अब मैं बोल रहा हूं कि फाई इज इक्वल टू 0, और इस केस में देखो फाई इक्वल टू 0 तो हम लोग बोल सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उसी के टर्म्स में लिखते हैं,
एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है इसको इसके टर्म्स में लिख दो, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b इंटू जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और b नेगेटिव है, b यहाँ पे नेगेटिव है तो एक हम लोग दूसरा यहाँ से कांस्टेंट के टर्म्स में बात कर लेते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b को मैं लिख रहा हूँ, b को मैं लिखूंगा माइनस कुछ माइनस c ले लो, माइनस सी जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, वेर c इज पॉजिटिव, c को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, b इक्वल्स टू माइनस c को पॉजिटिव है, ठीक है, c इज पॉजिटिव, और मैंने इसलिए रख दिया है ताकि इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव दिखे। अब देखो इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, उधर ले गया जेड स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि हम लोग इसको देखो, और इसको अगर हम लोग प्लॉट करने जाए तो देखो अभी भी वही करेंगे, जेड एक्स मेरे पास में है, वाई मेरे पास में है, जेड है, जेड इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0 पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा, और जैसे जैसे मैं z की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, जो सर्कल ही बनने वाला है, सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो किस तरह का बनेगा, सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती गई, z इंक्रीज करते गए, सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती गई, ठीक है, और एक बार इंक्रीज कर लो, और z नेगेटिव में भी, क्योंकि z स्क्वायर का टर्म है, नेगेटिव में भी सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, और सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। और इस शेप को अगर हम लोग रफली प्लॉट करें, तो इस तरह का शेप हमें मिलेगा, जो कि एक कोनिकल शेप होगा। तो फाई इक्वल्स टू 0 के लिए इस तरह का कोनिकल शेप हमें मिलेगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द इक्वेशंस ऑफ ऑल दिस 3D ज्योमेट्रीज। तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।